हेलो बच्चों, जेसीईआरटी का जो मॉडल प्रश्न पत्र 2024-25 के लिए जारी किया गया है कक्षा 9 के लिए सामाजिक विज्ञान का, उसी का आज सॉल्यूशन करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए पहला प्रश्न देख लीजिएगा कि फ्रांसीसी क्रांति कब शुरू हुई। तो इसका आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा, है ना। पाँच ये आपका 1789। ठीक है, चलिए दूसरा क्वेश्चन आ जाते हैं कि फ्रांसीसी क्रांति में बुर्जुआ शब्द क्या अर्थ है। तो बुर्जुआ शब्द का अर्थ होता है मध्यम वर्ग। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं तीसरा क्वेश्चन में, कट्टरपंथी जैकोबिन्स ने किस राजनीतिक क्लब की स्थापना की थी। तो तीसरा का प्रश्न उत्तर हो जाएगा जैकोबिन्स क्लब। ठीक है, उसके बाद आ जाते हैं चौथा नंबर क्वेश्चन में। देखिएगा, इसमें लिखा है नेपोलियन बोनापार्ट ने खुद को फ्रांस का सम्राट कब घोषित किया। तो चौथा का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1804। ठीक है, पांचवा देख लीजिएगा क्या है कि होलोकॉस्ट किससे संबंधित है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, द्वितीय विश्व युद्ध से। छठा में देखिए, भारत की सबसे बड़ी नदी कौन सी है। तो भारत की जो सबसे बड़ी नदी है वो गंगा है। ठीक है, और अगर हम भारत की बाउंड्री से बाहर देखते हैं तो जो सबसे बड़ी नदी हो जाएगी जो भारत का बाउंड्री और पाकिस्तान को शेयर करता हो, तो वो हो जाती सिंधु नदी, है ना। अब आते हैं भारत की अक्षांशीय सीमा कितनी है। तो भारत की अक्षांशीय सीमा हो जाएगा 8 डिग्री उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश। ठीक है, ये याद रखिएगा। उसके बाद आ जाते हैं हम लोग आठवां नंबर क्वेश्चन में, भारत की सबसे उत्तरी पर्वत श्रृंखला कौन सी है। आठवां का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हिमालय पर्वत श्रृंखला। उसके बाद देख लीजिएगा नौवां में क्या लिखा हुआ है, कपास उगाने के लिए कौन सी मिट्टी सबसे उपयुक्त है। तो हम लोग जानते हैं कपास के लिए काली मिट्टी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल निभाता है। तो 10 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, काली मिट्टी। ठीक है, उसके बाद अच्छा ये 9 का सी हो जाएगा, सॉरी 9 नंबर क्वेश्चन है तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 10 नंबर में देख लेते हैं कि किस नदी को दक्षिण गंगा के नाम से जाना जाता है। तो दक्षिण गंगा जो आपको जाना जाता है गोदावरी, और दक्षिण की गंगा अगर आ जाए, दक्षिण की गंगा, तो आप कावेरी लगा सकते हैं। ठीक है, लेकिन दक्षिण गंगा आ जाए तो गोदावरी, और यह प्रायद्वीपीय नदी में सबसे लंबी नदी आपका गोदावरी ही है। ठीक है, अब आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन में, लोकतंत्र की मुख्य विशेषता क्या है। तो लोकतंत्र की जो मुख्य विशेषता है उसका अर्थ है लोगों द्वारा शासन। हम लोग जानते हैं कि अब्राहम लिंकन जी बोले थे कि लोकतंत्र लोगों का, लोगों से, लोगों द्वारा शासित एक प्रणाली है ना। अब आ जाते हैं हम लोग यहाँ पे 12 नंबर क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है, ऐसी प्रणाली के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किया जाता है जहां लोग अपने प्रतिनिधियों का चुनाव करते हैं। तो हम लोग जानते हैं जो प्रतिनिधि का चुनाव होता है उसको क्या बोला जाता है, बिल्कुल सही सोच रहे हैं, लोकतंत्र, है ना। चलिए 13 में देख लीजिएगा, कौन सा देश प्रत्यक्ष लोकतंत्र का उदाहरण है। तो जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। हम लोग देखते हैं कि जो आपका स्कैंडिनेवियन कंट्री है जैसे फिनलैंड, स्विट्जरलैंड, वो सारा वहां पे ज्यादातर प्रत्यक्ष लोकतंत्र चलती है। आपका आंसर हो जाएगा स्विट्जरलैंड, ऑप्शन नंबर डी। 14 में देखिएगा क्या है बच्चों कि भारतीय संविधान कब अपनाया गया था। 14 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, 26 नवंबर 1949 को। याद रखिएगा ये अपनाया गया था, जबकि लागू कब हुआ था बच्चों, आपको बिल्कुल पता होगा, है ना। 26 जनवरी 1950 को अपनाया। जो हम लोग पढ़ते हैं हम अपने संविधान को आत्मार्पित करते हैं। आप देखिएगा जो प्रस्तावना है उसमें आत्मार्पित लिखा होगा, तो आपका क्या होगा आंसर, 26 नवंबर 1949। जबकि लागू अगर पूछ देगा तो 26 जनवरी 1950 में लगाइएगा। ठीक है, चलिए 15 में देख लीजिएगा क्या लिखा हुआ है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो भारतीय संविधान का निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी को माना जाता है। ठीक है, चलिए हम 16 नंबर में देख लेते हैं कि ग्रामीण भारत में मुख्य व्यवसाय क्या है। तो ग्रामीण भारत की जो मुख्य व्यवसाय है वो कृषि है ना। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि 17 में क्या लिखा हुआ है, वस्तुओं और सेवाओं यानी जीएसटी के उत्पादन पर किए गए खर्च किए गए धन को क्या कहते हैं। तो जो देखिएगा 17 नंबर का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पूंजी। ठीक है, तो जैसे कोई भी अगर हम लोग टैक्स यहाँ नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा,
क्या आ जाएगा? जीएस, मतलब गुड्स का जो गुड्स या फिर सेवा जो हम लोग उत्पादित करते हैं तो सबसे पहले पूंजी लगता है ना, संसाधन में देखते हैं कि पूंजी चाहिए तभी तो वस्तु या सेवा का उत्पादन हो पाएगा। तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, चलिए 18 में आते हैं। 18 में लिखा हुआ है कि किस क्षेत्र को प्राथमिक क्षेत्र के रूप में जाना जाता है। तो हम लोग जानते हैं जो प्राथमिक क्षेत्र हो जाएगा वो क्या है? कृषि। द्वितीयक क्षेत्र होता है जो विनिर्माण और निर्माण कार्य होती है ना। और सेवा क्षेत्र होती है उसको तृतीय क्षेत्र माना जाता है। ठीक है, अब जाते हैं 19 नंबर क्वेश्चन में। क्या है? जनसंख्या जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर क्या है? तो जो भारत की साक्षरता दर है जनगणना 2011 के अनुसार वो 74.04% है, याद रखिएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग आते हैं एक चीज़ और आपको याद रखना है कि जो 2011 की जनगणना के अनुसार जो महिला साक्षरता दर है वो 65-38 है और जो पुरुष साक्षरता दर 84-12 है। ठीक है, ये याद रख लीजिएगा। और अगर कुल अगर बोल देगा तो आपको ये 74.04 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग देखिएगा 20 में क्या है कि भारत के बेरोजगारी दर पर डेटा कौन संगठन एकत्र करता है? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 20 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, एनएसएसओ। देखिएगा बच्चों, अभी आप लोग उतना अवेयर नहीं होंगे करंट अफेयर के, लेकिन एनएसओ एनएसएसओ और सीएसओ को दोनों कंबाइंड फॉर्म में एनएसओ बोला जाता है। लेकिन अगर आपका ऑप्शन एनएसओ दे दिया गया है तो आप एनएसएसओ लगाइएगा। ठीक है, चलिए अब आ जाते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कर्क रेखा कितने भारतीय राज्यों से होकर गुजरती है? तो ये इसका 8 हो जाएगा। 8 में हम लोग जानते हैं जैसे हो गया गुजरात हो गया, मध्य प्रदेश हो गया, छत्तीसगढ़ हो गया, झारखंड हो गया, पश्चिम बंगाल हो गया, त्रिपुरा, मिजोरम, इस प्रकार आप देख लेते हैं तो 8 राज्य हो जाएगा। ठीक है, चलिए उसके बाद आते हैं 21 नंबर क्वेश्चन में लिखा हुआ हरित क्रांति का मुख्य उद्देश्य क्या था? तो हरित क्रांति का जो मुख्य उद्देश्य था वो आपका कृषि उत्पादन को बढ़ाने वाला था। तो 1967 66-67 में यह क्रांति शुरू हुआ था और भारत में एमएस स्वामीनाथन के द्वारा यह हरित क्रांति कार्यक्रम को आगे बढ़ाया गया था और कृषि उत्पादन को बढ़ाने का बहुत भरपूर प्रयास किया गया था और यह यद्यपि इसमें बहुत ज़्यादा उत्पादन भी हुआ था। ठीक है, अब आते हैं 23 नंबर क्वेश्चन में कौन सा मौलिक अधिकार कानून के समक्ष समानता सुनिश्चित करता है? तो हम लोग जानते हैं कि जो कानून के समक्ष समानता करता है वो आपका आर्टिकल, ध्यान दीजिएगा, 14 में यह बात बताया गया है और यह जो आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, समानता के अधिकार। ठीक है, अब आते हैं 24 में उन संसाधनों के लिए क्या शब्द है जिनकी पुनः पूर्ति की जा सकती है? तो 24 में हम लोग जानते हैं उसे नवीकरणीय संसाधन बोलते हैं, जैसे पेट्रोलियम वगैरह, कोल वगैरह, ये अनवीकरणीय या फिर गैर नवीकरणीय संसाधन है। ठीक है, चलिए अब हम आ जाते हैं 25 में। देखिएगा क्या लिखा है, नाजी पार्टी का प्रतीक क्या था? तो 25 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, स्वास्तिक चिन्ह। देखिए इस प्रकार होता है ना स्वास्तिक चिन्ह, यही इस्तेमाल किया जाता था। अब आते हैं 26 में। देखिएगा कि भारत की आधिकारिक भाषा क्या है? तो भारत की जो आधिकारिक भाषा है बच्चों वो हिंदी है, साथ में अंग्रेजी को भी इंक्लूड करता है। ठीक है, उसके बाद आते हैं 27 में क्या लिखा हुआ है, किस घटना को प्रथम विश्व युद्ध की शुरुआत माना जाता है? तो 27 का आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, आर्कड्यूज फ्रांस फर्डिनेंड्स की हत्या। ठीक है, इसको हत्या कर दिया गया था, उसके बाद प्रथम विश्व युद्ध शुरुआत हो गया था। चलिए 28 में देख लेते हैं कि मिट्टी की कौन सी परत सबसे उपजाऊ है? तो जो मिट्टी की उपजाऊ होती है बच्चों वो आपका ऊपरी पर मिट्टी होती सबसे ज़्यादा उपजाऊ। उसके बाद आते हैं 29 नंबर क्वेश्चन में, भारत में कानूनों के क्रियान्वयन के लिए कौन जिम्मेदार है? तो जो कानूनों के क्रियान्वयन में जो जिम्मेदार है आपका वो क्या हो जाएगा? बिल्कुल आप सही सोच रहे हैं, कार्यपालिका होगी। विधायिका से कानून बनती है, कार्यपालिका से कानून लागू करती है, जो कानून का उल्लंघन करता है उसे न्यायपालिका द्वारा सजा दी जाती है और इसमें मदद कौन करती है? पुलिस प्रशासन, है ना। अब आ जाते हैं 30वां नंबर क्वेश्चन, क्या है कि ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्रों में ऊर्जा का प्राथमिक स्रोत बायोमास है, अर्थात लकड़ी का छोटा छोटा टुकड़ा जो जलाया जाता है वो बायोमास कहलाती है ना। और कोल वगैरह भी, जैसे चारकोल वगैरह भी जला दी जाती है ना।
अब आते हैं 31 नंबर, वॉल स्ट्रीट एक्सचेंज कहाँ है? 31 का जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए, अमेरिका में, ठीक है। उसके बाद देख लीजिएगा 32 में देखिए क्या लिखा हुआ है कि संयुक्त राष्ट्र अमेरिका में श्वेतवासियों द्वारा खेती की कौन सी विधि अपनाई गई थी? तो 32 का आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गहन कृषि। हम लोग गहन कृषि में देखते हैं कि बहुत छोटे से क्षेत्र में बहुत ज़्यादा उत्पादन के लिए बहुत प्रकार के गतिविधियां कर दी जाती है ना। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 33 नंबर क्वेश्चन में, लिखा हुआ है कि गर्मियों में उत्तरी मैदान में बहने वाली हवा को क्या कहा जाता है? तो 33 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लू कहा जाता है, ठीक है बच्चों, याद रखिएगा। चलिए आगे आते हैं 34 में, देखिए क्या लिखा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के उत्तर पश्चिमी भाग में सर्दियों के दौरान वर्षा का कारण बनता है? तो आपका देखिएगा 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, पश्चिमी विक्षोभ, ठीक है। अब आते हैं 35 में, देखिए क्या लिखा है, प्रवास से कौन से क्षेत्र में जनसंख्या की संख्या वितरण संरचना में परिवर्तन होता है? तो आप देख लीजिएगा कि 36 नंबर क्वेश्चन का आपका आंसर हो जाएगा सी, अर्थात प्रस्थान आगमन दोनों क्षेत्रों में, इसके कारण जनसंख्या में परिवर्तन में विस्तृत होता है, ठीक है। तो ये 35 है, ये याद रखिएगा, ये 35 का ऑप्शन नंबर सी हो गया। अब 36 हम लोग देख लेते हैं, ठीक है। 36 में देखिएगा कि गरीबी रेखा क्या है? तो 36 देख लीजिएगा, इसका आंसर हो जाएगा बुनियादी जरूरतों को पूरा करने के लिए जरूरी आय का न्यूनतम स्तर। मान के चलिए ये स्तर है 25 रुपया इसको चाहिए, अगर 25 रुपये से कम वो कमाता है तो हम लोग मानेंगे गरीबी। मतलब ये एक ऐसा रेखा है जिसके नीचे जो आदमी रहता है उसको बुनियादी जरूरतों पूरा करने के लिए पूरा कर नहीं पाता है, ठीक है। तो इसके लिए एक न्यूनतम स्तर तय कर दिया गया है, इसी को गरीबी रेखा माना जाता है, ठीक है। अब चलिए हम लोग आते हैं 37 नंबर क्वेश्चन में, लिखा हुआ है निम्नलिखित में से कौन संविधान सभा के सदस्य नहीं थे? तो 37 का आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, महात्मा गांधी जी नहीं थे। तो कौन थे आपका देख लीजिएगा, इसमें दिया राजेंद्र प्रसाद, पंडित जवाहरलाल नेहरू और टीटी कृष्णमाचारी, ठीक है, ये माचारी ये भी थे, ठीक है। अब आते हैं 38 नंबर क्वेश्चन में, देखिए क्या लिखा हुआ है, दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद का मतलब था। तो जो रंगभेद का मतलब था उसका मतलब था जाति, जाति के आधार पर रंगभेद हो रही थी। अब आते हैं 39 नंबर क्वेश्चन में, देखिए भारतीय संविधान कब लागू हुआ था? अभी हम इस क्वेश्चन का चर्चा कर चुके हैं बच्चों। देखिए आप बिल्कुल आप सही जवाब देंगे, है ना, 26 जनवरी 1950, जबकि अपनाया गया कब, 26 आपका हो जाएगा 26 नवंबर 1949, है ना। चलिए अब आ जाते हैं 40 नंबर और अंतिम प्रश्न, देखिएगा क्या लिखा हुआ है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का 1931 का अधिवेशन कहाँ आयोजित किया गया था? तो यह जो आयोजन किया गया था वो कराची में किया गया था। वल्लभ भाई पटेल जी थे उसकी अध्यक्षता किए थे, है ना। चलिए ठीक है बच्चों, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा, ठीक है।